दोस्तों, इस वीडियो में आप देखेंगे एक फैंटेसी एडवेंचर मूवी की कहानी। यूरोप की लोक कथाओं पर आधारित ये फिल्म काफी मशहूर है, जो आप लोगों का भरपूर मनोरंजन करेगी। इसलिए वीडियो को पूरा आखिरी तक जरूर देखें। चलिए अब कहानी शुरू करते हैं। फिल्म की शुरुआत में खेतों में काम करने वाले जेम्स नाम के एक युवक को दिखाया जाता है। खेत के पास ही जूलिया नाम की एक किसान लड़की का घर भी होता है, जो अक्सर जेम्स को आदेश देकर उससे किसी न किसी काम में मदद लेती रहती है। लेकिन धीरे धीरे इन सब के दौरान ही दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है। हालांकि जेम्स के पास शादी करके घर बसाने के लिए पैसे नहीं होते, इसलिए वो जूलिया से वादा करता है कि कुछ ही वर्षों में विदेश से धन कमाकर वो वापस लौटेगा और उससे शादी करेगा। तो जूलिया उसे गले लगाकर उसकी इस यात्रा के लिए शुभकामनाएं देती है। लेकिन जेम्स के यहाँ से जाने के कुछ ही दिनों बाद जूलिया को खबर मिलती है कि यात्रा के दौरान ही समुद्री लुटेरे जैक द्वारा उसकी हत्या कर दी गई है। इस खबर से जूलिया दुखी हो जाती है और उसका दिल टूट जाता है, यहाँ तक कि वो फैसला कर लेती है कि अब वो कभी किसी से प्यार नहीं कर पाएगी। इसके बाद 5 साल बाद का वक्त दिखाया जाता है। जूलिया जिस बर्लिन राज्य में रहती है, उसके राजा डेनियल जनता के सामने घोषणा करते हैं कि 1 महीने के बाद मैं एक आम किसान लड़की जूलिया से शादी करूंगा। हालांकि जूलिया ना तो उनसे प्यार करती है और ना ही उनसे शादी करना चाहती है, पर राजा होने के नाते वो उनका विरोध भी नहीं कर पाती। इसीलिए अपना मन बहलाने के लिए वो रोज की तरह आज भी घुड़सवारी करने जंगल में जाती है, जहाँ बॉब नाम का एक बौना अपराधी अपने 2 आदमियों तलवारबाज मार्टिन और विशालकाय शरीर वाले हैग्रिड के साथ मिलकर जूलिया का अपहरण कर लेता है। अपहरण करके ये लोग उसे नदी के किनारे एक नाव पर लाद देते हैं, जहां बॉब जूलिया के घोड़े पर एक शाही कपड़े का टुकड़ा लगाने लगता है। नाव पर मौजूद हैग्रिड उससे पूछता है, मालिक ये क्या कर रहे हैं आप? बॉब कहता है, समुन्दर के उस पार यहाँ के राजा डेनियल के दुश्मन राजा डेविड का राज्य है। ये शाही कपड़ा राजा डेविड के एक सैन्य अधिकारी का है। ये कहकर वो घोड़े पर कपड़ा लगाकर उसे वापस भेज देता है। लेकिन फिर जब वो नाव पर आता है तो हैग्रिड उनसे पूछता है कि मालिक आपने ऐसा क्यों किया? बॉब कहता है, हम इस लड़की को समुन्दर के उस पार ले जाकर मार देंगे और फिर इसकी लाश राजा डेविड के राज्य की सीमा के पास फेंक देंगे। यहाँ का राजा डेनियल जब जूलिया के घोड़े पर उसके दुश्मन राजा डेविड की सेना के कपड़े का निशान देखेगा तो उसको लगेगा जूलिया का अपहरण राजा डेविड ने करवाया है। इससे नाराज होकर वो समुद्र पार जूलिया को ढूंढने निकलेगा। लेकिन जब उसे वहाँ जूलिया की लाश राजा डेविड के राज्य की सीमा के पास मिलेगी तो वो राजा डेविड के साथ युद्ध शुरू कर देंगे। उसकी एक खतरनाक योजना सुनकर हैग्रिड कहता है, मालिक किसी निर्दोष लड़की की हत्या करना ठीक नहीं। वैसे आप ये सब किसके कहने पर कर रहे हैं और इससे आपको क्या मिलेगा? उसकी इस बात से नाराज होकर बॉब उससे कहता है, मुझे सही गलत मत सिखाओ। मैं किसके लिए और क्यों कर रहा हूँ तुम्हें ये जानने की जरूरत भी नहीं है। वैसे भी तुम्हें मैं अपने साथ काम करने के लिए पैसे देता हूँ, इसलिए चुपचाप जितना कहूँ उतना ही करो। और ये भी मत भूलो कि जब तुम और मार्टिन निठल्लों की तरह शराब खाने के बाहर पड़े रहते थे, तब मैंने ही तुम दोनों को काम दिया था। बॉब की ये बात सुनकर मार्टिन उनसे कहता है, लेकिन मालिक हैग्रिड सही कह रहा है, यूं ही एक लड़की की हत्या करना ठीक नहीं। बॉब कहता है, शराबी बेवड़े मुझे उपदेश मत दो और जल्दी से नाव लेकर समुद्र की ओर चलो। तो मार्टिन और हैग्रिड नाव लेकर समुद्र की ओर निकल पड़ते हैं। रात होने पर मार्टिन बॉब से बताता है, मुझे यहाँ से काफी दूरी पर अपनी ओर आती हुई एक नाव दिख रही है, शायद कोई हमारी नाव के पीछे आ रहा है। तो बॉब कहता है, तुम बेवजह ही शक कर रहे हो, चुपचाप आराम करो, हम इस समय समुद्र के बीचों बीच है, यहाँ हमारे पीछे कोई नहीं आएगा। अगली सुबह तक इन लोगों की नाव समुद्र के दूसरे छोर तक पहुँच जाती है। लेकिन तभी उन लोगों की नजर उनकी ओर आ रही एक अनजान नाव और उस पर बैठे किसी अनजान शख्स पर पड़ती है। ये देखकर बॉब अपने साथियों से कहता है, उस अनजान नाविक के हम तक पहुँचने से पहले ही हमें पहाड़ी पर कर इसे पार करना होगा, फिर वहां से आगे जाने पर हम डेविड के राज्य की सीमा तक पहुंच जाएंगे। तो हैग्रिड बॉब, मार्टिन और जूलिया को अपने शरीर पर लादकर रस्सी के जरिए पहाड़ी के ऊपर चढ़ने लगता है। लेकिन जब तक ये लोग पहाड़ी के ऊपर पहुंच पाते, तब तक काली पोशाक में आंख पर नकाब लगाया हुआ वो आदमी भी अपनी नाव लेकर किनारे तक पहुंच जाता है और वहां से उन लोगों के पीछे उस रस्सी पर चढ़ने लगता है। उसे अपने पीछे आता देखकर बॉब हैग्रिड से कहता है, ऊपर पहुंचते ही मैं ये रस्सी काट दूंगा ताकि हमारे पीछे आ रहा है ये नकाबपोश जो कोई भी है मारा जाए। तो अब जैसे ही हैग्रिड सबको लेकर ऊपर पहुंचता है, वैसे ही दुष्ट बॉब रस्सी काट देता है। इससे उसे लगता है कि शायद वो अजनबी नीचे गिरकर मर गया होगा। लेकिन जब वो मार्टिन और हैग्रिड के साथ नीचे झांकता है तो वो अजनबी आदमी नीचे गिरने के बजाय पहाड़ी से थोड़ा ही नीचे एक चट्टान पकड़कर लटका हुआ होता है। इससे बॉब परेशान हो जाता है और मार्टिन से कहता है, मैं इस लड़की और हैग्रिड के साथ डेविड के राज्य की ओर जा रहा हूँ। अगर इस दौरान यह अजनबी ऊपर चढ़ने में सफल भी हो जाए तो तुम उसे अपनी तलवार से मार गिराना और उसके बाद मेरे पीछे आ जाना। इस पर मार्टिन उसकी बात मानकर वहीं रुक जाता है।
फिर बॉब के जाते ही मार्टिन उस अजनबी को रस्सी पकड़ाकर ऊपर आने के लिए कहता है। हालांकि काले कपड़ों वाला वो आदमी मार्टिन पर भरोसा नहीं करता, तो मार्टिन उससे कहता है, मैं वसूलों वाला इंसान हूँ, वादा करता हूँ धोखे से मारने की बजाय तुम्हें अपनी तलवार से मारूंगा। ये सुनकर वो अजनबी रस्सी पकड़कर ऊपर आ जाता है, जहाँ मार्टिन उससे कहता है, मैंने तुम्हें ऊपर आने का मौका इसलिए दिया क्योंकि मैं देखना चाहता था कि कहीं तुम्हारे दाहिने हाथ में 6 उंगलियां तो नहीं है। वो अजनबी पूछता है, ऐसा क्यों? मार्टिन कहता है, क्योंकि बचपन में 6 उंगलियों वाले एक इंसान ने मेरे बाप को बेरहमी से मार डाला था। उसकी पोशाक लड़ाकों वाली थी। तब मैं उसका चेहरा तो नहीं देख पाया था, लेकिन उसके दाहिने हाथ की 6 उंगलियों से उसे पहचान सकता हूँ। मुझे उसे मारकर उससे अपने पिता की मौत का बदला लेना है, इसलिए मैं उसे कई सालों से तलाश कर रहा हूँ। उसकी ये सब बातें सुनकर मार्टिन उससे कहता है, मैं तुम्हारी भावनाएं समझता हूँ, लेकिन मेरे हाथ में 6 उंगलियां नहीं है, अब मुझे जाने दो। हालांकि मार्टिन उससे कहता है, तुम जो कोई भी हो, मेरे मालिक के आदेश की वजह से मैं तुम्हें उनके पीछे नहीं जाने दे सकता, और यहाँ से आगे जाने के लिए तुम्हें मुझे मारना होगा। ये कहकर मार्टिन तलवार लेकर उससे लड़ने लगता है, तो वो अजनबी इंसान भी अपनी बचाव में उससे तलवार लड़ाने लगता है। दोनों ही कुशल तलवारबाज होते हैं और एक दूसरे को बराबर टक्कर दे रहे होते हैं, लेकिन वो अजनबी मार्टिन को मारना नहीं चाहता, क्योंकि उसका इरादा तो बस जल्दी से जल्दी बॉब के पीछे जाकर जूलिया को आजाद करना होता है। इसलिए वो मार्टिन को जान से मारने की बजाय उसके सिर पर तलवार की हैंडल मारकर उसे बेहोश कर देता है, और फिर जूलिया को ढूंढने के लिए वहाँ से आगे बढ़ जाता है। अगले सीन में उसी रास्ते पर आगे बढ़ रहे बॉब को दिखाया जाता है, जो हैग्रिड से कहता है, काफी देर हो गई, अभी तक मार्टिन नहीं लौटा। हो सकता है उस अजनबी ने मार्टिन को हरा दिया हो, इसलिए तुम इस लड़की को नीचे उतार दो, मैं इसे लेकर आगे जाता हूँ। इस दौरान अगर वो काले कपड़े वाला अजनबी इधर से गुजरे तो उसे पत्थर से कुचलकर मार डालना और फिर मेरे पीछे आ जाना। तो उसकी बात मानकर हैग्रिड वहीं रास्ते में रुक जाता है। फिर थोड़ी ही देर में जैसे ही वो अजनबी वहाँ से निकलता है, वैसे ही हैग्रिड उसको डराने के लिए उसकी ओर पत्थर फेंकता है और उसे चेतावनी देता है कि जान प्यारी है तो वापस लौट जाओ। पर जब वो अजनबी नहीं मानता तो हैग्रिड उसे पकड़ने की कोशिश करने लगता है। इस पर बचने के लिए वो अजनबी हैग्रिड से भिड़ जाता है, लेकिन हैग्रिड के विशालकाय शरीर पर उसके हमलों का कोई असर नहीं होता। ये देखकर वो अजनबी इंसान एक पत्थर के सहारे उसकी पीठ पर चढ़ जाता है और हैग्रिड का गला दबाने लगता है। तो हैग्रिड उसे मारने के लिए अपनी पीठ को पत्थर पर दबाने लगता है। हालांकि इस दौरान ही वो अजनबी हैग्रिड के गले की एक नस दबाकर उसे बेहोश करने में कामयाब हो जाता है। अब हैग्रिड को बेहोश करने के बाद वो जूलिया को तलाश में फिर से वहां से आगे बढ़ जाता है। इसके अगले सीन में राजा डेनियल को दिखाया जाता है, जो अपने दुष्ट मंत्री और कुछ सैनिकों के साथ जूलिया की तलाश में समुद्र के इस पार पहुंच चुके होते हैं। वहां जमीन पर बने हुए पैरों के निशान देखकर अपने मंत्री से कहते हैं, घोड़े पर मिले डेविड के सैनिक के कपड़े के टुकड़े और यहाँ जमीन पर बने लड़की के पैरों के निशान से साफ पता चलता है कि जूलिया का अपहरण करके उसे यहीं लाया गया है। इसलिए हमें पद चिन्हों का पीछा करते हुए जल्दी से जल्दी जूलिया को ढूंढना होगा। अगले सीन में बॉब को दिखाया जाता है। उसने जूलिया की आंखों पर पट्टी बांधकर उसे चाकू की नोक पर एक जगह बिठा रखा होता है। उसी दौरान जूलिया को ढूंढते हुए अजनबी उसके पास पहुंच जाता है। अब उसे वहां देखकर बॉब चौंकते हुए उससे कहता है, तुम मेरे 2 धुरंधरों को हराकर यहाँ पहुंचे हो, इसका मतलब तुम जरूर कोई ताकतवर इंसान होगे, पर तुम मेरे दिमाग का मुकाबला नहीं कर पाओगे। इस पर अजनबी कहता है, अगर मैं तुम्हें दिमाग में हरा दूं तो क्या मैं जो कहूंगा तुम वो करोगे? धूर्त बॉब कहता है, हाँ मुझे मंजूर है। तो वो अजनबी इंसान उसकी सामने की टेबल से 2 शराब के प्याले उठाता है और अपनी पीठ के पीछे उसमें जहर डालकर बॉब के सामने फिर से वो प्याला रख देता है। फिर वो उससे कहता है, इसमें से किसी एक में जहर मिला हुआ है, हम दोनों साथ साथ ये प्याला पियेंगे, जिसके प्याले में जहर होगा वो मारा जाएगा। उसकी ये बात सुनकर बॉब चालाकी करते हुए उससे कहता है, अपने पीछे देखो। अजनबी के पीछे मुड़ते ही वो चुपके से उसके सामने का प्याला अपने सामने के प्याले से बदल देता है और फिर उससे कहता है, चलो प्याला पीते हैं। तो वो अजनबी प्याला उठाकर अपने मुंह के करीब लगाकर पीने का दिखावा करने लगता है, जबकि बॉब खुद को चालाक समझते हुए अपना प्याला पीकर उससे कहता है, मैंने तुम्हारे प्याले से अपना प्याला बदल दिया था। इस पर वो अजनबी उससे कहता है, मैंने दोनों ही प्याले में जहर मिलाया था और इसीलिए मैंने अपना प्याला तो पिया ही नहीं। इतनी देर में बॉब जहर के असर से मर जाता है। तो अब बॉब के मरते हुए अजनबी जूलिया की आंखों की पट्टी खोल देता है। अगले सीन में फिर से राजा डेनियल और उसके लोगों को दिखाया जाता है। रास्ते में बने हैग्रिड के पैरों के निशान देखकर वो सैनिकों से कहता है, ऐसा लगता है हैग्रिड भी जूलिया के अपहरण में शामिल है, इसलिए हमें तेजी से आगे बढ़ना होगा। इधर थोड़ी दूरी पर जूलिया अजनबी से पूछती है, तुम हो कौन और तुमने बॉब को मारकर मुझे क्यों बचाया? अजनबी कहता है, तुम्हारे लिए ये जानना जरूरी नहीं है। इस पर जूलिया कहती है, अगर तुम्हें हमारे राजा डेनियल ने भेजा है तो मैं तुम्हें बता दूं, ना तो मैं उससे प्यार करती हूँ और न ही उससे शादी करना चाहती हूँ। वो ये सब बता ही रही होती है कि तभी उसे
थोड़ी दूरी पर राजा और उसके घुड़सवार सैनिक दिखते हैं, तो उनकी नजरों से बचने के लिए जूलिया उस अजनबी इंसान को ढलान से नीचे ढकेलकर खुद भी नीचे लुढ़क जाती है। इस तरह लुढ़कने से अजनबी के चेहरे का नकाब उतर जाता है, जिससे कि जूलिया उसे पहचान लेती है। दरअसल वो अजनबी उसका प्रेमी जेम्स ही होता है। अब एक दूसरे को इतने सालों बाद देखकर दोनों खुश होकर प्यार जताने लगते हैं। जूलिया उससे कहती है, मुझे तो पता लगा था कि समुद्री लुटेरे जैक ने तुम्हें मार दिया था। जेम्स कहता है, नहीं, मैं जिंदा बच गया, लेकिन मैं इस बारे में बाद में बात करूंगा। अभी हमारा राजा तुम्हें ढूंढ रहा है। अगर उसे तुम मिल गई तो वो जबरदस्ती तुमसे शादी कर लेगा। जूलिया कहती है, तो फिर हम क्या करें? इस पर जेम्स कहता है, हमें सामने के वियावान के जंगल में चलना होगा। जूलिया कहती है, लेकिन वो जंगल बहुत खतरनाक है। हालांकि फिर भी राजा से बचने के लिए वो उसके साथ जंगल में दाखिल हो जाती है। वो जंगल अंदर से बहुत ही भयावह होता है, जहाँ कई बार जमीन के अंदर से अचानक आग की लपटें बाहर आने लगती हैं। तो दोनों उन आग की लपटों से बचते हुए किसी तरह वहाँ से आगे बढ़ते हैं। लेकिन उनकी मुश्किलें कम नहीं होती, क्योंकि जैसे ही वो लोग थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, जूलिया एक जगह भुरभुरी मिट्टी के धंसान में जमीन के अंदर समा जाती है। ये देखकर जेम्स उसे बचाने के लिए बड़ी ही फुर्ती से एक पेड़ की लता पकड़कर मिट्टी के अंदर जाता है और थोड़ी देर की जद्दोजहद के बाद लता के सहारे ही जूलिया को जिंदा बाहर ले आता है। हालांकि अभी दोनों फिर जैसे ही वहाँ से और आगे बढ़ते हैं, वैसे ही एक पुराना जंगली चूहा जेम्स को चबाने के लिए उस पर हमला कर देता है। तो अपनी जान बचाने के लिए जेम्स उससे भिड़ जाता है और कुछ ही देर के द्वंद के बाद तलवार घुसाकर उस चूहे को मार डालता है। पर इस लड़ाई में वो खुद भी घायल हो जाता है। अब यहाँ से ये दोनों फिर से आगे बढ़ते हैं और बियावान के खतरनाक जंगल को पार करके एक सामान्य जंगल में पहुंच जाते हैं। लेकिन बदकिस्मती से तभी जूलिया को ढूंढ रहा राजा डेनियल भी अपने सैनिकों के साथ वहां पहुंच जाता है और सैनिकों के साथ मिलकर उन्हें घेर लेता है। जेम्स की जान को खतरा देखकर जूलिया राजा से कहती है, ये एक नाविक है और इसने मेरी जान बचाई है, इसलिए इसे कुछ मत कीजिए। तो दुष्ट राजा उससे कहता है, अगर तुम चुपचाप मेरे साथ वापस महल चलोगी तो मैं इस नाविक को सुरक्षित रूप से समुद्र के किनारे भिजवा दूंगा। जूलिया राजा के साथ नहीं जाना चाहती थी, पर जेम्स की जान बचाने के लिए मजबूरी में वो राजा के वचन पर भरोसा करके उसके साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है। वहीं राजा जब जूलिया को अपने साथ ले जा रहा होता है तो वो अपने दुष्ट सेनापति को इशारे से कुछ बताता है। फिर राजा के वहाँ से जाते ही जेम्स की नजर सेनापति के हाथ की 6 उंगलियों पर पड़ती है, जिससे कि वो समझ जाता है कि ये सेनापति वही दुष्ट इंसान है जिसकी मार्टिन तलाश कर रहा है। हालांकि उसके कुछ बोलने से पहले ही सेनापति जेम्स के सिर पर हाथ मारकर उसे बेहोश कर देता है। फिर कुछ देर बाद जब जेम्स की आंख खुलती है तो वो खुद को जमीन के अंदर बने किसी गुप्त अड्डे पर कैद पाता है, जहां एक बूढ़ा उसके घाव साफ कर रहा होता है। ये सब देखकर जेम्स उससे पूछता है, मैं कहाँ हूँ और तुम मेरे साथ क्या करने वाले हो? बूढ़ा शोधकर्ता कहता है, तुम जिस जगह हो यहाँ से निकलने का रास्ता मेरे अलावा सिर्फ मंत्री और राजा ही जानते हैं, और तुम्हारे साथ इस प्रयोगशाला में क्या होने वाला है ये तुम्हें जल्दी ही पता चल जाएगा। अगले सीन में राजा डेनियल का महल दिखाया जाता है, जहाँ वो फिर से जनता के सामने जूलिया को पेश करते हैं और सबसे कहते हैं, आप सब लोग जूलिया को बहुत सम्मान और प्यार देते हैं, इसलिए अगले 1 हफ्ते में मैं उससे शादी करके उसे अपनी रानी बना लूंगा। मुझे उम्मीद है इससे आप लोग बहुत खुश होंगे। हालांकि उसी रात जूलिया राजा के पास जाकर उनसे कहती है, मैं जेम्स से प्यार करती हूँ और उसी से शादी करूंगी। तो कुटिल राजा उससे झूठ बोलते हुए कहता है, मैंने मंत्री से कहकर उसे समुद्र तट पर भिजवा दिया था और अब वो कहाँ है ये मुझे भी नहीं पता। वहाँ खड़ा उसका मक्कार मंत्री भी उसकी हाँ में हाँ मिलाता है। फिर राजा जूलिया को झूठी तसल्ली देकर उससे कहता है, तुम चिंता मत करो, मैं जहाज भिजवा उसके बारे में पता लगवाने की कोशिश करता हूँ। इससे बेचारी जूलिया फिर से उसके झांसे में आ जाती है। इसके बाद राजा मंत्री के साथ अपने महल के पास मौजूद जंगल में जाते हैं, जहां राजा मंत्री से कहता है, तुम तो मेरी योजना अच्छे से जानते हो, जनता को मेरा शासन पसंद नहीं है, लेकिन जूलिया को जनता खूब पसंद करती है, इसलिए मैंने ही बॉब से कहकर उसका अपहरण करवाया था, ताकि वो उसे मारकर उसकी लाश मेरे दुश्मन राजा के राज्य की सीमा के पास फेंक दे, और मैं इसी बात को मुद्दा बनाकर राजा डेविड से युद्ध छेड़ देता, जिससे बेवकूफ जनता का ध्यान मेरे शासन और जरूरी मुद्दों से हटकर युद्ध और सुरक्षा पर चला जाता, लेकिन वो बॉब खुद मारा गया। इस पर मंत्री कहता है, तो अब आप क्या करेंगे महाराज? राजा कहते हैं, मैं जूलिया से शादी करके सुहागरात वाली रात उसकी हत्या कर दूंगा और उसकी मौत का इल्जाम राजा डेविड पर लगाकर जनता को आक्रोशित कर दूंगा। जूलिया के मरने से उसको पसंद करने वाली जनता खुद ब खुद मुझे डेविड के खिलाफ युद्ध छेड़ने के लिए कहेगी और इस तरह मैं फिर से कई वर्षों तक जनता पर अपनी मनमानी से राज कर सकूंगा। मंत्री उनसे कहता है, महाराज आपकी चाल वाकई लाजवाब है। ये कहकर वो एक पेड़ के तने में लगा हुआ एक खटका घुमाता है, जिससे पेड़ के अंदर एक गुप्त द्वार खुल जाता है। राजा कहते हैं, क्या तुमने जेम्स को हमारे इस गुप्त प्रयोगशाला में रखा है? मंत्री कहता है, जी महाराज, और आज रात से हम अपने यंत्र के जरिए उसकी ऊर्जा खींचना शुरू भी कर देंगे। तो राजा कहते हैं, तुम अपना काम जारी रखो, मुझे ज्यादा जवान और ताकतवर बनने के लिए ऐसी ही ऊर्जा रस की ज्यादा से ज्यादा जरूरत पड़ेगी। तो अब मंत्री गुप्त प्रयोगशाला में चला जाता है और राजा अपने महल में
इधर प्रयोगशाला के अंदर पहुंचकर मंत्री बूढ़े शोधकर्ता से कहता है, क्या इसका शरीर प्रयोग के लिए तैयार है? शोधकर्ता कहता है हाँ। ये सुनकर मंत्री एक यंत्र का खटका ऊपर चढ़ाता है, जिससे यंत्र सक्रिय हो जाता है और जेम्स तड़पने लगता है। इससे थोड़ी ही देर में यंत्र के जरिए मंत्री उसके शरीर से 1 साल की ऊर्जा शक्ति निचोड़ लेता है। अगले सीन में राजा का महल दिखाया जाता है, जहाँ राजा अपने गुप्तचर से कहता है, हमें दिखावा करना है कि जूलिया की जान पर राजा डेविड से खतरा बना हुआ है और हम उसकी सुरक्षा में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। इसलिए जंगल की बस्ती में पड़े हुए सभी बेघर लोगों और चोर उचक्कों को वहाँ से निकाल दो, ताकि मेरे शादी के दिन किसी तरीके का व्यवधान न उत्पन्न हो। राजा का आदेश पाकर उसका गुप्तचर सैनिकों के साथ मिलकर जंगल से सभी लोगों को भगाने लगता है। इन्हीं लोगों के बीच में मार्टिन और हैग्रिड भी होते हैं, जो बॉब के मरने के बाद से फिर से बेरोजगार हो चुके होते हैं। अब लोगों को भगाते वक्त जब सैनिक मार्टिन को हटाने उसके पास आते हैं, तो उस समय वो शराब के नशे में डूबा हुआ होता है। ये देखकर हैग्रिड उसे अपने साथ अपनी झोपड़ी में ले जाता है और वहाँ उसका सिर पानी में डुबाकर उसका नशा उतार देता है। नशा उतरते ही मार्टिन उससे पूछता है, ये क्या कर रहे हो तुम? हैग्रिड कहता है, मुझे पता चला है कि मंत्री के दाएं हाथ में 6 उंगलियां हैं। ये सुनते ही मार्टिन के खून में उबाल आ जाता है और वो हैग्रिड से कहता है, इसका मतलब वो मंत्री ही था जिसने मेरे पिता की हत्या की थी। हैग्रिड कहता है, हाँ, लेकिन तुम उसे बदला कैसे लोगे? उसके पास ढेर सारे सैनिक हैं। मार्टिन कहता है, अगर हमें वो काले लिबास वाला आदमी मिल जाए तो शायद वो मेरा बदला पूरा करने में मेरी मदद कर सकता है। इस पर हैग्रिड कहता है, लेकिन हम उसे कहाँ ढूंढेंगे? मार्टिन कहता है, मैंने सुना है वो अजनबी ही जूलिया का प्रेमी जेम्स है और आखिरी बार उसे सैनिकों के साथ जंगल में देखा गया था, इसलिए चलो उसे ढूंढते हैं। तो हैग्रिड उसके साथ जेम्स को ढूंढने निकल पड़ता है। अगले सीन में फिर से राजा का महल दिखाया जाता है, जहां वो जूलिया से झूठ बोलते हुए कहता है, हमारे द्वारा भेजे गए जहाजों को जेम्स की कोई खबर नहीं मिली है, इसलिए अब कल ही मैं तुमसे शादी कर लूंगा। ये सुनते ही जूलिया का चेहरा मुरझा जाता है और वो राजा से कहती है, मुझे तो लगता है आपने उसको पता लगाने के लिए कोई जहाज नहीं भेजा, लेकिन एक बात आप भी समझ लीजिए, मैं जेम्स से प्यार करती हूँ और उसी से शादी करूंगी, न कि आप जैसे झूठे और मक्कार से। जूलिया के इस बात से राजा बहुत चिढ़ जाता है और गुस्से में वो जूलिया को एक कमरे में बंद करके खुद जंगल के नीचे बनी अपनी प्रयोगशाला में चला जाता है। वहाँ वो जेम्स के शरीर से बंधे हुए यंत्र का खटका बिल्कुल ऊपर करके चला देता है। इससे पहले से ही कमजोर हो चुके जेम्स के शरीर की कई सालों की ऊर्जा निचोड़ जाती है और वो भयानक रूप से चीखते हुए बेजान हो जाता है। उसकी ये भयानक चीखें महल के आसपास के लोगों तक को सुनाई पड़ जाती है, जहाँ जेम्स को ढूंढ रहा मार्टिन हैग्रिड से कहता है, मरते वक्त मेरे पिता भी ऐसे ही चीखे थे, ये चीखें जंगल से आ रही हैं, चलो चलकर वहाँ देखते हैं। तो अब दोनों जंगल में जाते हैं, जहाँ इत्तेफाक से उन्हें गुप्त रास्ते से बाहर निकला हुआ बूढ़ा शोधकर्ता मिलता है। वहाँ हैग्रिड उस बूढ़े को डराकर उससे मालूम कर लेता है कि ये चीखें जेम्स की थी और वो जमीन के नीचे की प्रयोगशाला में कैद है। ये जानकारी मिलने के बाद हैग्रिड एक मुक्का मार के शोधकर्ता को बेहोश कर देता है और फिर मार्टिन के साथ पेड़ के अंदर बने गुप्त रास्ते के जरिए प्रयोगशाला में पहुंच जाता है। इत्तेफाक से उस वक्त वहाँ कोई नहीं होता, तो दोनों जेम्स के बेजान से शरीर को लेकर बाहर आ जाते हैं। हैग्रिड मार्टिन से पूछता है, क्या ये मर चुका है? मार्टिन कहता है, पता नहीं, राजा का एक बूढ़ा वैद्य था जिसे राजा ने काम से निकाल दिया था, शायद वो इसकी जांच करके इसके बारे में कुछ बता सके। तो अब ये दोनों जेम्स को बूढ़े वैद्य की झोपड़ी में ले जाते हैं, जहाँ वैद्य जेम्स के शरीर की जांच करके उन्हें बताता है कि ये जिंदा तो है, पर इसके शरीर की काफी ताकत खर्च हो चुकी है। ये सुनकर मार्टिन उनसे पूछता है, क्या ये ठीक नहीं हो पाएगा? वैद्य कहता है, मैं कुछ औषधियाँ दे रहा हूँ, जिसे थोड़ी थोड़ी देर पर तुम इसे खिलाते रहना। इन औषधियों के असर से इसमें थोड़ी बहुत ऊर्जा जरूर उत्पन्न हो जाएगी, पर इसकी पूरी ताकत आने में अभी काफी वक्त लगेगा। तो वैद्य के निर्देश के अनुसार ये लोग कुछ औषधियाँ जेम्स के मुंह में डालते हैं और बाकी की औषधियाँ तथा जेम्स को अपने साथ लेकर महल के पास चले जाते हैं, जहाँ उन्हें पता चलता है कि आज की रात महल में राजा जबरदस्ती जूलिया से शादी कर रहे हैं। हालांकि जेम्स अभी भी होश में नहीं आया होता, इसलिए आगे की योजना के लिए जेम्स के मुंह में औषधि डालकर वो दोनों उसके होश में आने का इंतजार करने लगते हैं। आखिरकार थोड़ी देर बाद जेम्स को होश आ जाता है, पर उसके शरीर में अभी भी ज्यादा ताकत नहीं होती। हालांकि जब मार्टिन उसे ये बताता है कि आज की रात राजा जबरदस्ती जूलिया से शादी करने वाला है, तो उन लोगों के साथ मिलकर वो जूलिया को बचाने और मंत्री से मार्टिन का बदला पूरा करवाने के लिए एक प्लान बनाता है। उधर महल के गेट पर अपनी सुरक्षा के लिए राजा ने काफी सैनिक तैनात किए हुए होते हैं और महल के अंदर पादरी को बुलाकर शादी की रस्म शुरू कराई जा रही होती है। तो अब गेट पर खड़े सैनिकों को तितर बितर करके महल में घुसने के लिए वो लोग एक विशाल काले पुतले को एक ठेले पर खड़ा करके महल के सामने लाते हैं। पुतले के पीछे छिपे होने के नाते सैनिक उन्हें नहीं देख पाते और इसी का फायदा उठाकर हैग्रिड पहले तो अजीब अजीब सी आवाजें निकालकर सैनिकों को डराता है
है और फिर पुतले में आग लगाकर उसे सैनिकों की ओर खिसका देता है। इससे वहाँ खड़े सैनिकों में अफरा तफरी मच जाती है और वो लोग डर के मारे गेट छोड़कर भागने लगते हैं। ये देखकर हैग्रिड अपनी पूरी ताकत लगाकर फाटक खोल देता है, जिससे वो और मार्टिन जेम्स को साथ लेकर महल के अंदर दाखिल हो जाते हैं। वहीं बाहर से आ रही आवाजें सुनकर राजा मंत्री और कुछ सैनिकों को बाहर जाकर जायजा लेने के लिए कहता है। हालांकि मंत्री जैसे ही वहां से आगे बढ़ता है, वैसे ही मंत्री का सामना महल के गलियारे में मार्टिन और हैग्रिड से हो जाता है, जहां हैग्रिड ने तो जेम्स को संभाल रखा होता है और मार्टिन अपनी तलवारबाजी से पहले तो उसके साथ के सैनिकों को मार गिराता है और फिर मंत्री को मारने के लिए उसके पीछे लग जाता है। जब मंत्री को ये पता चलता है कि वो उससे अपने बाप का बदला लेने आया है, तो वो डरकर महल के गलियारे में भागने लगता है। मार्टिन उसका पीछा करता है। हालांकि सीढ़ियों पर उतरते वक्त मंत्री चाकू फेंककर मार्टिन को बुरी तरह जख्मी कर देता है, पर जख्मी होने के बावजूद भी मार्टिन पूरे जुनून से मंत्री पर तलवार से वार करने की कोशिश करता है। उधर अपने ऊपर खतरा देखकर राजा जूलिया को अपने कमरे में भेज देता है ताकि बाद में वो उसकी हत्या कर सके, लेकिन इत्तेफाक से हैग्रिड उस कमरे में पहले ही जेम्स को पहुंचा देता है। अब जेम्स को वहाँ राजा के कमरे में देखकर जूलिया राहत की सांस लेती है। इधर जख्मी हालत में मंत्री से लड़ रहा मार्टिन मंत्री को तलवार से मारकर उससे अपने बाप की मौत का बदला ले लेता है। इसके अगले सीन में राजा को दिखाया जाता है। अपने कमरे में आने पर जब वो जेम्स और जूलिया को एक साथ देखता है, तो वो उनसे कहता है आज तुम दोनों एक साथ ही मरोगे। हालांकि उसी वक्त मार्टिन भी वहाँ आ जाता है और फिर तीनों मिलकर राजा को उसकी कुर्सी से बांध देते हैं। वहीं नीचे से हैग्रिड अपने साथियों को आवाज लगाते हुए कहता है हमारा काम पूरा हो चुका है और इसलिए यहाँ से निकलने के लिए मैंने 4 घोड़े पहले ही तैयार कर लिए हैं। तो अब ये सभी लोग उन घोड़ों पर सवार होकर यहाँ से दूर निकल जाते हैं तथा जनता राजा की सत्ता पलट देती है और इस तरह फैंटेसी स्टोरी ही खत्म हो जाती है।